किसी ने बहुत खूबी कहा है कि मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार। आई एम सूर्यभान सिंह, अलॉन्ग विथ मी आपके ब्रो अमित भाला सर आपके साथ है गाइस। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन के साथ आपके सामने आए हैं। अभी यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा त्राहीमाम मचा हुआ है कि एग्जाम कब होगा, कैसी हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसी बेसिकली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कब हमें टेस्ट सीरीज देना चाहिए, कब कितने एग्जाम्स देने चाहिए, राइट। सो वन स्टॉप सोल्यूशन हमेशा एटीपी स्टार आपके लिए लेके आता है। तो आज इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन प्रैक्टिकल रूप से डिस्कशन करने वाले हैं गाइस कि प्रैक्टिकली हम एग्जाम की डेट्स को कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो अमित सर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है जेई 2023 में। अभी अपन ने देखा था वो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जिसमें उन्होंने बोल दिया था कि जनवरी में उसका एग्जाम है। कई बच्चे एकदम ही हताश हो चुके थे। तो गाइस, अभी हम आपको टेंटेटिव एग्जाम डेट्स बताने वाले हैं और उसके हिसाब से कैसे प्रिपरेशन करनी है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। अमित सर, क्या लगता है एग्जाम कब होने चाहिए? बिल्कुल, देखो सर, सबसे पहले तो न्यूज़पेपर्स का जो काम होता है वो यही होता है कि बच्चों को थोड़ा सा कैसे हम मतलब डिमोटिवेट कर सकते हैं ना, वो बखूबी अपना काम जो वो करते रहते हैं। बट प्रैक्टिकल वे में देखें तो सर मतलब एक पता नहीं, मतलब काफ़ी बच्चों ने ये चीज़ जो नोटिस नहीं की है, क्योंकि नहीं करते हैं जनरली। जैसे जो ड्रॉपर बच्चा होता है उसको 12th के बोर्ड से कुछ लेना देना होता नहीं है, तो वो उसकी न्यूज़ वगैरह भी नहीं देखता है। बट यार, मैं यहाँ पे आपको जरूर एक इसका आर्टिकल जो वो आपको दिखाना चाहूँगा। बेसिकली आर्टिकल नहीं, वो नोटिफिकेशन है CBSE बोर्ड का, जिसमें प्रैक्टिकल की डेट्स जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। तो पहली चीज़ तो यार जो ये लगाया जा रहा था कि जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, उसके चांसेस बिल्कुल ही नेगलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि यार पूरे जनवरी में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो वो चलने वाले हैं। अब उसके बाद में फेब और मार्च में आपको पता है कि यार आपके बोर्ड्स के जो एग्जाम है वो वहां से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जनवरी, फेब और मार्च ये आपका ऑलरेडी प्रैक्टिकल बोर्ड्स इन सब में बुक हो चुका है। तो आपके पास में अगला मंथ बचता है अप्रैल, जहां पे आपका जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट होने के पूरे चांसेस है। पूरे चांसेस के आप मान ही लो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में बच्चों आपके एग्जाम की डेट जो वो आ सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो प्लान रेडी करना है वो आप ऐसे मान के चलिए कि आपकी पूरी प्रिपरेशन विद रिवीजन, बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन के साथ में आपका बच्चों सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो आपकी मार्च एंड तक एनी हाउ हो जानी चाहिए, है ना। तो आप अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक जो बच्चों आप इसकी एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हो। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा बेसिकली कि जो पहली जगह पे एनटी ने जो 4 अटेम्प्ट किए थे वो इसीलिए किए थे ताकि बच्चे जो हों वो आराम से पेपर दे पाए ना। बच्चों की परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि परेशानी कम करने के लिए ये चीज़ स्टार्ट की गई थी। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है कि सडनली आ जाएगा और बोलेगा कि जनवरी में पेपर है, राइट गाइस। क्योंकि इसके अलावा जैसे हम पहले भी एनटीए से हमने इस टाइप की गुहार लगाई, तो यार इस वीडियो को भी आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, ताकि हम एनटीए से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार एक बार जो भी है बच्चों को थोड़ी सी क्लैरिटी दे दे। वैसे तो हम आपको आगे इसमें बताएंगे कि यार आपका इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, एग्जाम कब होना है कब नहीं होना, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बट हाँ, फिर भी ऐसा होता है कि सर एग्जाम की डेट्स अगर एक बार आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरा प्लान आउट कर सकते हैं चीज़ों को ना। तो हम अगेन, आप यार वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रीच तक पहुंच सके और जल्द से जल्द एनटीए का नोटिफिकेशन जो अपने लिए आ सके। तो सर अब यहाँ पे एक सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 कैटेगरी हो जाती है, एक अपीयरिंग स्टूडेंट्स की हो जाती है, एक ड्रॉपर स्टूडेंट्स की हो जाती है। तो दोनों की अब अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी। और अभी हमने देखा कि कैसे बोर्ड्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है अमित सर, राइट। तो बोर्ड्स और इनफैक्ट आप जेई का जो मैनेजमेंट होगा अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए, है ना, वो काइंड ऑफ डिफिकल्ट रहने वाला है। क्योंकि जब स्पैन टाइम कम होता है तो बच्चा वो कम टाइम के लिए फोकस कर सकता है बोर्ड्स के लिए और अपने एग्जाम को अच्छे से दे सकता है। पर वो ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि यार बोर्ड्स पे ध्यान दे कि जेई पे ध्यान दे। तो क्या लगता है सर कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, ये मतलब बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। मतलब बच्चा जब भी पूरे 2 साल अच्छे से तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही बोर्ड का एग्जाम आता है तो उसको लगता है कि पहले मेरे को बोर्ड पे फोकस करना चाहिए और ये जेई वगैरह हटाना चाहिए। लेकिन यार मैं आपको क्लियरली बता दूं, दोनों चीजें बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है, है ना। जैसे आपने देखा सर, जेई मेन का जो पेपर फिजिक्स का आ रहा है, जो केमिस्ट्री का आ रहा है, उसमें काफी हद तक, मतलब केमिस्ट्री में तो पूरा एनसीईआरटी यार, और फिजिक्स में भी काफी हद तक वही आ रहा है। तो आपको यार सिंपली क्या करना, आप अपना 12th बोर्ड का सिलेबस उठाइए, है ना। ऐसा नहीं कि बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर मान लो कि कोई भी एक चैप्टर एक्स आप बोर्ड का पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले एनसीईआरटी से आप उसकी थ्योरी पढ़ोगे, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करोगे, और अगला लेवल है कि जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए आप 2022 के कर लीजिए। तो इसकी हेल्प से आप अपने बोर्ड की भी तैयारी हो चुकी है और आपका जेईई मेन का जो प्रिपरेशन है वो भी बच्चों साथ साथ में चल रहा है।
क्योंकि अभी और ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पे लगा देना है, क्योंकि क्या होता है कि सर बोर्ड्स के जब एग्जाम होते हैं तो हर पेपर के बीच में 3-4 छुट्टीज वैसे भी होती है सर। एक एक किसी पेपर में 10-10 यस हाँ, तो वहां पे भी इनके पास में टाइम रहेगा बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करने का, तो यार उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। उसकी वजह से आप अपनी जेई की कुर्बानी मत दो, साथ साथ में दोनों को जैसा मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन जो उसको चलने दीजिए। एक और बात करनी थी सर ब्रो अमित माला सर से कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है राइट, अभी ड्रॉपर स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत अच्छा, ये ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो डेट हो जाता है देखिए सर, क्योंकि वो ड्रॉपर स्टूडेंट उसी हिसाब से मैनेज करता है और हर बार ड्रॉपर स्टूडेंट को जो समय है वो भी बहुत कम मिल पा रहा है राइट। तो आपको क्या लगता है कि सर ड्रॉपर को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मेंस प्लस एडवांस उसको अभी तुरंत दोनों देखना चाहिए या फिर सिर्फ मेंस पे फोकस करना चाहिए या फिर कितना टाइम उनको मेंस के लिए देना चाहिए सर? देखो बाबा, पहली बात तो मतलब जो जैसे इस टाइप की जो आपने बात बोली कि ड्रॉपर जो है वो डेट्स का इंतजार कर रहा है, तो ऐसा वो ड्रॉपर डेट्स का इंतजार ज्यादा कर रहा है जिसका पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लग रहा है ना। क्योंकि देखो जो बच्चा रैंक लाने वाला है, जो बच्चा अच्छे मार्क्स लाने वाला, वो अपना बैठ रहा है पढ़ के शांति से, वो नहीं हाँ वो नहीं भटक रहा है यूट्यूब पे कि डेट्स कब आएंगी, वो तो अपना बैठ के आराम से तबीयत से पढ़ रहा है। तो भाई देखो डेट्स यार जब भी आपकी आनी होंगी आपकी आ जाएंगी, आप अपना आपको क्योंकि एक टेंटेटिवली बता दिया कि भाई इसके अकॉर्डिंग होगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको उसके अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए। देखिए कि अब आपका रिवीजन वाला जो टाइम है ना वो अभी से, क्योंकि सर गलती क्या करते हैं बच्चे सोचते हैं कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा उसके बाद रिवीजन करूंगा, बट ऐसा नहीं होता यार। आपको रिवीजन जो साथ साथ में करना होता है। अगर मान लो कि जैसे अभी कहीं पे भी आप पढ़ रहे होंगे, आपका मान लो कि सिलेबस ज्यादा पेस में चल रहा है, ज्यादा चैप्टर्स एक साथ चल रहे हैं, तो आप इस टाइम पे रिवीजन के लिए उन चैप्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको आसान लगते हैं, जो आपके जोन में है। आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स की उठाने की जरूरत नहीं है। बट अगर बच्चों अगर अभी से आप रिवीजन नहीं स्टार्ट करोगे तो यार सिर्फ और सिर्फ सिलेबस लपेटने से कुछ नहीं होगा। रिवीजन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट की है, वो जब तक अपना नहीं होगा ना सही से, तब तक दिक्कतें अपने लिए हो जाएंगी। तो आप रिवीजन जो है वो साथ साथ में अभी से अपना स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली। अच्छा, साथ ही साथ में सर ड्रॉपर स्टूडेंट्स और अपीयरिंग स्टूडेंट दोनों के लिए एक ये सवाल बहुत हो जाता है कि सर जैसे अब एग्जाम पास में आ रहा है, जैसे मान लो कि हमें पता भी नहीं है, जैसे फिर भी हमने बता दिया अप्रैल, तो कई बच्चा जब नवंबर का टाइम आने लगता है, नवंबर दिसंबर से, तो वो कई सारे टेस्ट सीरीज की तरफ जाना चाहता है कि मतलब वो पेपर दे के देख, और ये बिल्कुल सही भी है बेसिकली ना। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर टेस्ट सीरीज, है ना, कि आप इसमें अभी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देना बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं ताकि अभी से आपको हैबिट पड़ जाए। तो कई बच्चे सर बहुत लेट कर देते हैं यार, जैसे मान लीजिए अप्रैल में एग्जाम है तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम फरवरी और मार्च, उनको लगता है कि पूरा कोर्स कर लो, फिर उसमें वो ज्यादा दे नहीं पाते हैं, उसके बाद वो अपनी प्रोग्रेस को आंक भी नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि अगर टेस्ट सीरीज को आप एग्जाम के पास वाले मंथ में दोगे तो आपके वो कॉन्फिडेंस को गिरा सकता है। आपको शुरुआत से ही टेस्ट सीरीज की हैबिट होनी चाहिए ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को आंक पाओ और अगले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। सर तो मेरा यहां से आपसे यही सवाल रहेगा सर कि टेस्ट सीरीज कैसी चुननी चाहिए बच्चे को, सर आपको क्या लगता है? देखो सर मतलब बहुत सही आपने बोला, मतलब काफी सारे बच्चे तो टेस्ट सिर्फ इसीलिए नहीं देते, कहते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आते। तो उनको मतलब बहुत ही बेवकूफ से प्यारे बच्चे, मैं इनको प्यार से बेवकूफ ही बोलता हूँ। तो यार आपका जो मेन एग्जाम होता है वो भी तो एक टेस्ट ही है ना, तो आपको अभी से देना होगा। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप देखो कि यार कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो, है ना। टेस्ट को स्किप करना आपके पास में ऑप्शन नहीं है, वो आपको देना ही पड़ेगा। अब अगली जो चीज सर ने पूछी कि भाई टेस्ट मतलब कैसा टेस्ट जो देना चाहिए, तो यार देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, मतलब बहुत ज्यादा इजी टेस्ट देके कि इजी टेस्ट दे लिया, उसमें 200-250 नंबर फोड़ दिए और फिर ऐसा आपको लग रहा है कि चलो हम जेई भी फोड़ देंगे, तो ऐसी टेस्ट सीरीज का पहली चीज कोई फायदा नहीं है। दूसरा मतलब रेलेवेंट का मतलब कई बार हम ऐसा समझ लेते हैं कि जो डिफिकल्ट होता है उसको रेलेवेंट समझ लेते हैं कि अच्छा वो इस पेपर में तो मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है, ये इसका मतलब रेलेवेंट है। नहीं भाई, जेई मेन का जो एग्जाम होता है उसमें इजी क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें डिफिकल्ट भी आते हैं, उसमें मॉडरेट भी आते हैं, मैक्सिमम इजी आते हैं सर। मैथ्स को छोड़ के मैथ्स को छोड़ के नहीं, मैथ्स में भी आते हैं सर, मैथ्स में भी मैं इनको बताऊंगा डिटेल में अगले वीडियो में। मैथ्स में भी इजी क्वेश्चन आते हैं जिनको आप इजीली हर एक बच्चा जो टारगेट कर सकता है। तो उसका रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। और रेलेवेंट का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली आपको उसी टाइप के क्वेश्चन जो वो देखने को मिले, उसी पैटर्न को देखने को मिले। और सबसे मेन चीज है कि जो चैप्टर्स की वेटेज होती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर देखने को मिले, है ना। और क्योंकि पेपर का मतलब क्या होता है कि आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी गलतियां जो वो उसको एनालाइज करोगे, उनको रिमूव करोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। तो एक ऐसी टेस्ट सीरीज जहां पे एक जगह आपको सब कुछ मिल जाए, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी टेस्ट सीरीज एक जगह आपको चैप्टर वाइज मिल जाए, इसके अलावा जो नई टेस्ट सीरीज है, जो नए पैटर्न के टेस्ट हैं वो आपको मिल जाए, तो ऐसी टेस्ट सीरीज आपको एडॉप्ट करनी चाहिए।
तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ATP स्टार ने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज और बहुत ही रेलेवेंट है. आप पेपर दोगे, आपको शुरुआत से ही मजा आ जाएगा. तो शुरुआत से ही आपको फील हो जाएगी कि आप एकदम मेंस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं. साथ ही साथ में सर, जैसे आपने रिवीजन की बात करी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, तो रिवीजन की स्ट्रैटेजी मतलब मेरे अनुसार जो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं तो यही होनी चाहिए कि यार एक क्विक थियरी का रिवीजन होना चाहिए, है ना, फॉलोड बाय अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन रेलेवेंट टू जेईई मेंस, राइट. सो अगर बच्चे को सिर्फ रिवीजन बेस पे अगर कोई कोर्स चुनना चाहिए तो उसके अंदर उसको और क्या क्या प्रॉपर्टी देखना चाहिए सर? ये सर आपने बहुत मतलब एकदम बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा. मतलब कई बार हम रिवीजन का मतलब क्या समझते हैं कि जैसे मान लो हमने पढ़ लिया, फिर हम सोचते हैं रिवीजन का मतलब पन्ना पलटा लो, है ना. वो रिवीजन नहीं होता. मतलब है ना, क्लियरली आपको बताएं तो वो रिवीजन नहीं होता. रिवीजन का मतलब है कि यार आपने थ्योरी जो है वो तो बहुत क्विकली निपटाई और उसके बाद में सवालों की प्रैक्टिस की. जितनी ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर के कर सकते हो, उतने सवालों की आपने प्रैक्टिस की, तो ये होता है एक परफेक्ट रिवीजन. और जैसा कि ये जो अपना आरबीसी कोर्स है, रैंक बूस्टिंग कोर्स है, जिसमें पिछले 2-3 सालों से लगातार मतलब काफी सारे बच्चों ने क्रैक किया है जेईई मेन का एग्जाम. तो इसकी मतलब जब बच्चों से बाद में भी फीडबैक लिया गया कि मतलब इस कोर्स में आपको अलग क्या लगता है, तो उनका मतलब मेन चीज ये होता है कि सर यहाँ पे मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो खट से रिवाइज करवा के मेन फोकस जो है वो क्वेश्चंस पे, कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाए. मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सोल्व कर दिया, नहीं, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, उसकी स्टार्टिंग कैसे की जाती है, कैसे उसमें कैलकुलेशन जो है उसको आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो. तो बस हाँ, उस टाइप की चीजें ये आरबीसी बैच में भी रहती है सर. सो आई होप अमित सर अपन ने सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर ली है बेटा, है ना. हाँ, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ में बूम बूम जेईई 23 जरूर लिखिएगा, राइट गाइस. तो आई होप आपने सारी चीजें देख ली हैं, ड्रॉपर को कैसे चलना है, आगे की तरफ मूव करना है और कैसे आपको अपने जो ये स्टूडेंट्स है, अपीयरिंग स्टूडेंट, उनको कैसे मूव करना है. सो गाइस, दैट वाज ऑल द डिस्कशन फ्रॉम ब्रो एंड बाबा. ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेहतर कंटेंट के साथ. सो थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एवरीवन.